नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पट्टा सेप नहीं होगा डॉक्टर भारद्वाज की कहानी है। और साथियों, इसे हम लोग जो है हमने 3 तो इसके पढ़ लिए हैं, 3 चरण। आज चौथे चरण से शुरू कर रहा हूं और साथ में क्वेश्चन भी हम लोग आज इसके कंप्लीट कर देंगे। इसके 3 वीडियो बन गए हैं। पहला वीडियो आया होगा आपके पास, फिर सेकंड भी आ जाएगा और ये थर्ड वीडियो जो है इसका रहेगा साथियों। इसमें थर्ड वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो ये स्टोरी आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या मोड़ आता है और क्या मोड़ नहीं आता है, ये चीज़ भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आप वीडियो की क्वालिटी में आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी प्लीज़ बढ़ा करके देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि नहीं दिखे और थोड़ा वीडियो की क्वालिटी तो बढ़ाना पड़ेगा। और साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि निश्चित रूप से विश्वास के साथ आप जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, आप चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए साथियों, और टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके साथ आपको दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो बंदा मेरे से जुड़ता है हमेशा भगवान उसका साथ दे और उसका सिलेक्शन हो। चलिए पढ़ते हैं नियत आपती। नियत आपती इसका 4th नंबर का चरण है साथियों। ये भी आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा कितने नंबर का चरण है। लोगों की सलाह पर फगना ने चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ रीट दायर कर दी। फगना के साथ राम सिंह ने धांधली करी थी, अब उसने रीट दायर कर दिए, पर मुकदमा जिस गति से चला उसका परिणाम अगले चुनाव तक घिसटता चला गया। हालात तो ये हो गए कि मुकदमे के फैसले में फगना की कोई रुचि ही नहीं रही। इस तरह की कंडीशन हो गई। अब बताओ आप। फिर इस बीच वह चमारों को बराबर संगठित करता रहा और चमारों में ब्राह्मण ठाकुरों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही चला गया। अब कभी कभार परस्पर मारपीट भी होने लगी और चमार उसमें बराबरी के स्तर पर आ गए। इस स्थिति ने ब्राह्मण ठाकुरों की साठ गांठ को और मजबूत कर दिया। रामनेर में जातिगत समीकरणों ने एक भयानक रूप धारण कर लिया और परस्पर घृणा निरंतर बढ़ती चली गई। तो रामनेर जो गांव था उसमें जातिगत समीकरण बहुत भयानक रूप धारण कर लेता है और परस्पर आपस में घृणा वहाँ पर बढ़ जाती है। लोगों के बीच में बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है। मतलब ये कंडीशन मानो आप। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब है अगला पॉइंट यहाँ पर आता है साथियों, फगना की बात हम लोग करेंगे यहाँ पर। अब फगना जी वापिस से क्या कहते हैं। फगना ने धीरे धीरे केंद्र तक के हरिजन नेताओं तक अपनी पहुंच बना ली। वह गांव में कभी किसी हरिजन नेता को ले आता तो कभी किसी हरिजन मंत्री को। फगना अपने नेताओं से राम सिंह के अत्याचारों की शिकायत करता तो ये नेता हरिजनों को संगठित होकर सवर्णों का मुकाबला करने की प्रेरणा दे जाते और सवर्णों के खिलाफ जहर उगल जाते। अब अगला पॉइंट है, उधर राम सिंह भी सवर्ण नेताओं, मंत्रियों और अफसरों को गांव में लाने लगा। वो अपने काल में हुए रामनेर में विकास कार्यों का बखान करता, स्थानीय अधिकारियों से अपनी तारीफ करवाता। आने वाले नेता, मंत्री और अफसर भी उसकी तारीफ कर जाते और गांव का विकास इसी तरह करने की प्रेरणा दे जाती। साथियों, मैं मतलब पढ़ रहा हूँ, आपका टाइम खराब बिल्कुल नहीं करूँगा और मेरा अधिकार नहीं है आपका टाइम खराब करूँ, तो इसलिए हमें पूरा इसको क्लियर पढ़ लेना है, क्योंकि पूरी स्टोरी में भी पढ़ रहा हूँ आपको, ठीक है। और आप भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और आप भी पढ़िएगा, प्रेरणा दे जाते साहब। अब आगे बात करते हैं यहाँ से। अब रामनेर का युद्ध साधारण युद्ध नहीं रह गया था। रामनेर गांव वही, दोनों ओर गुंडों की तादाद बढ़ गई थी। प्राइमरी स्कूल की इमारत में 2 पक्के कमरे बन गए थे। दयाराम अब प्रधानाध्यापक हो गया था और उसका सहायक एक अध्यापक और आ गया जो राम सिंह का ही कृपा पात्र था। डाक खाना स्कूल में ही था और दयाराम ही उसका काम देखता था। गांव में पंचायत भवन बन गया था, पर वह एक प्रकार से राम सिंह के व्यक्तिगत काम ही ज़्यादा आता था। पंचायत के लिए खरीदा गया टीवी राम सिंह के घर की शोभा बढ़ा रहा था। देखो कितना नीच आदमी है। गांव के रास्ते हर साल पक्के होते थे और हर साल टूट जाते थे। कागजों में रामनेर बराबर प्रगति कर रहा था और यह प्रगति पंचायती राज की ही देन मानी जाती है साथियों। फिर आगे बात करते हैं, पंचायती राज की देन ही मानी जाती है। ग्राम पंचायत का चुनाव फिर आ गया। राम सिंह जानता था कि अब चमारों से
चुनाव जीतना सरल नहीं है। पुरानी पीढ़ी के लोग या तो मर खप गए या उम्र से अपाहिज होकर गांव के निरस्त हो गए। नई पीढ़ी में सत्ता, लोलुपता और स्वार्थपरता ज़्यादा बढ़ गई थी। तो नई पीढ़ी के अंदर की बात की जा रही है। उस नई पीढ़ी में क्या बढ़ गया था? लोलुपता बढ़ गई थी सत्ता के प्रति और स्वार्थता वहां पर बढ़ गई थी। साथियों आगे बात करेंगे। राम सिंह क्या कोई ब्राह्मण ठाकुर नहीं चाहता था कि रामनेर का प्रधान कोई चमार बने? कोई नहीं चाहता था, पर वोट की लड़ाई उनके लिए निरंतर कठिन होती जा रही थी। स्थिति वाकई बहुत गंभीर थी। राम सिंह ने ब्राह्मण ठाकुरों को इकट्ठा किया और चुनाव के बारे में बात की। अब चुनाव के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? तो यहाँ पर प्रधान तो तुम ही रहोगे, या में कहा विचार करनो है, ऐसे गांव के लोग कहते हैं। भीमा ने एकदम ये कह दिया। और ये सारी बात, ये वाला वाक्य अब आप लिखना ही। तो ये वाला वाक्य किसने कहा? भीमा ने ये बात कही है। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। अब आगे क्या बातें आती है देखिए, एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट यहाँ से कहता है, अगला पॉइंट क्या कहता है? पर भाई अब ये चमार काबू में नहीं आएंगे। देख लो, सोच समझ कर ही कोई रास्ता खोजना होगा। मेरा अपना ख्याल है अब किसी और को ही उम्मीदवार बनाओ तो ठीक रहे, शायद चमार भी राजी हो जाए। राम सिंह ने प्रस्ताव रखा। ये राम सिंह ने कही हुई बातें हैं सारी की सारी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बातें कही है वो किसने कही? राम सिंह। तो ये कथन आ जाते हैं कभी कभी कि ये किसने कहा, तो ये राम सिंह के द्वारा कहा गया। अगला पॉइंट है, अजी तो अपने बेटा नाहर सिंह, तो राम सिंह का बेटा क्या था? नाहर सिंह को ही प्रधानी का चुनाव में ठाठो कर दियो, मतलब खड़ो कर दो। चन्नी ने जोश के साथ अपना सुझाव रख दिया। वही चन्नी जो हमेशा रखता आया है। अब यहां पर बात तो एक ही हुई, चमार भला नाहर सिंह के नाम पर कैसे राजी होंगे? आगे, मत हो हम कोई और रास्ता देखेंगे। अब इन चमारन ते डरने तो काम चलेगा नहीं ना। हरलाल बोला, चुनाव में नाहर ये ही ठाठो करो। हरलाल ने कहा कि चुनाव में जो है ना, नाहर सिंह को ही अब खड़ा करो, ऐसा हरलाल जी यहाँ पर कहते हैं साहब। हरलाल जी की बातें सारी मानी जाती है। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है, मुझे तो कोई एतराज नहीं, पर देखना यह है कि चुनाव में जीता कैसे जाए। हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ना है। राम सिंह ने अपनी चिंता जाहिर कर दी है। अगला पॉइंट है, अजय सब देख लेंगे, तुम तो नहारे ये तैयार करो, कोई ना कोई रास्ता निखार ही लेंगे। सुमेरा के पोते बिहारी ने समर्थन ये किया था। तो ये पॉइंट किसने कहा? सुमेरा का जो पोता था बिहारी, उसने ये बात कही। आगे, भाई वो तुम लोगों की आज्ञा थोड़े टाल सकता है, पर ब्राह्मण ठाकुरों में से कोई और खड़ा होना चाहे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं तन मन धन से उसको जिताने की कोशिश करूंगा। राम सिंह ने दृढ़ता के साथ ऐसा कहा। अगला पॉइंट है, पर सभी ने एक मत से स्वीकार किया कि नाहर सिंह को ही प्रधान का पद प्रत्याशी बनाया जाए, पर इस बात को एकदम गोपनीय रखा जाए और नई रणनीति अपनाई जाए, चमारों को इसकी भनक भी न लग पड़े। और हुआ भी यही। राम सिंह ने पंचायत घर में रामनेर के सभी प्रमुख लोगों की पंचायत बुलाई। ब्राह्मण, ठाकुर, चमार, कोली, नट, भंगी सब आए। तो कौन कौन आए थे उसकी पंचायत में? राम सिंह ने जब पंचायत बुलाई तो यहाँ पर ब्राह्मण, ठाकुर, चमार, कोली, नट, भंगी ये लोग आए थे। पहले तो इधर उधर की बातें होती रही। राम सिंह ने गंभीर होकर सदे स्वर में सबको संबोधित किया, भाइयों, गांव की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। अब कोई रास्ता निकालो कि गांव में अमन और चैन कायम हो जाए। ऐसा वो मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करता रहा। तो राम सिंह वैसे ही भी महान खराब इंसान निकला। अगली बात करेंगे साथियों आगे। फिर यहाँ से अगली बात आती है, बहुत जबरदस्त बात है। गांव को अमन चैन, यानी कि गांव को अमन चैन प्रधान जी तुमने ही खोयो है। अब सब मिटा मेट कर रस्त अमते पूछ रहे हो। ये बात फगना ने कही कि तुमने ही किया है सब कुछ खराब काम। ये मिटा मेट तुमने किया है, फगना कहता है। फिर आगे, भाई फगना, हो सकता है कि गलतियां मुझसे ही हुई हो। मैं आप सभी से अपनी भूलों के लिए माफ़ी मांगता हूं। ऐसा राम सिंह ने हाथ जोड़ करके सबसे कहा। नेता ऐसा ही करते हैं। अब मैं प्रधान नहीं रहना चाहता। मैंने आप सभी को इसलिए बुलाया है कि प्रधानी के इस टाट कमंडल को अब और किसी को दे दो और मुझे छुट्टी दो। ऐसा राम सिंह कहता है।
पर यह बारे में तुमने तो कछु सोचो होयोगो। चन्नी ने सवाल किया, या चुन्नी चन्नी, मेरा सोचना तो अब यह है कि हम सब मिलकर प्रधान का चुनाव निर्विरोध करें, और मेरी दिली इच्छा है कि इस बार कोई जाटव भाई प्रधान बने। राम सिंह ने अविचल भाव से कहा। राम सिंह तो वो तो कहेगा इसे, कोई जाटव भाई प्रधान बने, उसको तो कहना ही ये सारी बातें। फिर आगे बात करते हैं। राम सिंह की बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। चमारों के लिए राम सिंह का ये प्रस्ताव अप्रत्याशित था। ऐसा वो सोच नहीं पा रहे थे, ऐसा देख नहीं पा रहे थे, अप्रत्याशित, इसलिए उनकी समझ में नहीं आया। ब्राह्मण ठाकुर भी एक बार के कुछ ही नहीं बोले, पर उनमें कुसर पुसर हो गई थी। आगे, ई मामलो इतनो आसान नहीं प्रधान जी, या मामले पर अच्छी तरह विचार के लियो। हरलाल ने ऐसा कहा। मैंने तो खूब सोच लिया, गांव में तभी शांति होगी जब कोई जाटव भाई प्रधान बने। राम सिंह ने पूरी गंभीरता धारण करके रखी थी, चुपचाप, मतलब उसको तो काम निकालना था भैया। आगे, तो ऐसो करो प्रधान जी, तुम काहे जाटव भैया को नाम ले देओ, हम वाई गांव का प्रधान मान लेंगे। चन्नी ने या चुन्नी ने ऐसा कहा। ना भाई ना, मुझे अब इस झंझट से बिल्कुल अलग रखो। राम सिंह संजीदा बन गया बहुत ज्यादा। राम सिंह बहुत ज्यादा, ये देख लो आप। जब तुम्हारी इच्छा यही है कि जाटव भाई गांव में प्रधान बने, तो तुम्हें नाम बताए देओ, यह कहाँ परेशानी है। बिहारी लाल ने ये सारी बातें कही। चो भाई फगना तू बता, प्रधान जिस काय जाटव भाई ये प्रधान बनाए दे तो तुम्हें कोई एतराज है। चन्नी ने ऐसा कहा। दरअसल फगना के समझ में ये खेल आ ही नहीं रहा था। ये सब कैसे हो रहा था वह सोच भी नहीं सकता था। मैं तो तुम सब लोग जो कहो वही करने को तैयार हूँ, पर सब राजी होंगे तभी मैं किसी का नाम लूंगा। राम सिंह ने पूरी गंभीरता धारण कर रखी थी। कहो भाई फगना, तुम लोगों का क्या हुक्म है। हम भला हुक्म देने लायक कब थे और गए प्रधान जी। फगना अब भी संशंकित था, यानी कि उसको फिर भी कोई न कोई आशंका थी। किसको? फगना। इसलिए कुछ नहीं बोल रहा था वो, और बोल भी नहीं रहा वाक्य में। ठीक है, आगे देखते हैं इसी क्रम में। यहाँ पर अगला पॉइंट है, जब तक तुम लोग रजामंदी नहीं दोगे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ऐसा राम सिंह कहता है। अगला पॉइंट है, फगना सोचता रह गया और उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, अगर काय चमार प्रधान बना रहे हो तो मोए कहा एतराज है। ये उसके मुंह से निकल गया। फिर आगे, तो ले देयो प्रधान जी काय भैया को नाम, धर दियो काहे के सिर पे प्रधानी की पाग, सब तुम्हारी बात मान लेंगे। बिहारी लाल पूरे उत्साह में था। सब लोग इस बात पर सहमत हैं, फिर मेरी बात गिरनी नहीं चाहिए। राम सिंह का स्वर बहुत ही संयमित था। चमारों को लगा कि जब प्रधानी का पद स्वतः ही उनकी ओर आ ही रहा है तो क्यों एतराज करें, इसलिए फगना ने उनकी तरफ से कह दिया हमें मंजूर है। आगे बात करेंगे। राम सिंह ने गला साफ किया, सोच लो, फिर मुझे दोष मत देना। मैं अपनी तरफ से जाटव भाई को प्रधान बना रहा हूं। अब प्रधान जी यामे और कहा पूछनी है। फगना ने कही दी, तुम तो नाम ले दो, हम वही प्रधान मान लेंगे। भीमा को बहुत उतावली हो रही थी, ये बात भीमा ने कही। सारे लोगों ने हाँ भर दी। फिर अगला पॉइंट है, तो सुनो, मैं तुम सब लोगों की तरफ से लच्छी राम को अपने गांव का अगला प्रधान नामजद करता हूं। तो उसने, राम सिंह ने अगला प्रधान जो है किसको नामजद किया था? लच्छी राम को। तो ये पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है ये पॉइंट। ठीक है ना, लच्छी राम की बात यहां पर आ जाती है। राम सिंह ने घोषणा कर दी। आगे, उपस्थित लोगों में से ब्राह्मण ठाकुरों ने ताली बजाकर राम सिंह के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। चमारों की समझ में यह प्रस्ताव नहीं आया, पर इसके विरोध में भी वो क्या कहते। आखिर लच्छी राम चमार तो था ही। सब उठने लगे कि चन्नी ने जोर देकर कहा, अब तो राजी हो फगना प्रधान, लच्छी राम अब हमारे प्रधान हुए। पर न फगना और न अन्य चमार ही ये समझ पाए कि राम सिंह ने लच्छी राम को इस पद के लिए क्यों चुना। उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि लच्छी राम का नाम भी लिया जा सकता है, पर उन्होंने सोचा चलो लच्छी राम की सही, कोई चमार तो रामनेर का प्रधान बनेगा। सब उठकर अपने अपने घर चले गए। आगे बात करते हैं। थोड़ी देर बाद हरज्ञान राम सिंह के पास आया। कौन आया? हरज्ञान राम सिंह के पास आया और बोला, खूब पेंट मारियो है प्रधान जी, हमारी समझ में तुम्हारो सब खेल आए गयो है। कौन आया था? हर ज्ञान आया था। तुम काहे चमारे प्रधान कैसे बन जाने दोगे? का बाके है तू, यानी क्यों बोल रहा है ऐसा, क्या बक रहा है? हमने लच्छी राम का नाम ले लिया,
अब भी तुम्हें संतोष नहीं है? हम थूक कर चाटने वाले नहीं हैं। राम सिंह ने हल्का सा गुस्सा दिखाया। हरज्ञान चुप रह गया तो राम सिंह बोला, हमने भरी सभा में घोषणा कर दी, तुम्हें अब भी शक है? तुम्हें अब भी, हमने भरी सभा में घोषणा करी फिर भी तुम्हें अभी भी शक है? ऐसा हरज्ञान वो राम सिंह कहता है। आगे बात करते हैं। ऐसी घोषणा ससुरी धरी पादे, हायगो तो कोई होई जो तुम चाहते हो, तुम जानो हो कि यह ससुर लच्छी है चमार ही प्रधान न बन देंगे। तुम जानते हो उसका नाम तुमने जबरदस्ती ऐसे लिया है। हरज्ञान ने सही बात पकड़ ली। राम सिंह भी ये जानता था। तो ये तो तुम लोगों की गलती होगी, हमने तो प्रधानी चमारों को दे दी। राम सिंह ने तीखेपन से कहा, अब चमार जाने और उनका काम जाने। हरज्ञान ठीक ही कहता था कि लच्छी राम को चमार ही प्रधान नहीं बनने देंगे, क्योंकि चमारों में उसकी स्थिति एक टलुआ थी। उसके पास न तो जमीन थी न जायदाद थी। चमारों की हजामत बनाकर और ठाकुरों की मजदूरी कर पेट पालता था। राम सिंह का वह स्थायी कर्जदार और परम आज्ञाकारी था। उसके प्रधान बनने का मतलब राम सिंह का ही प्रधान बनना था। ये दिमाग लगाया राम सिंह ने। आगे, इसलिए दूसरे दिन से ही उसकी उम्मीदवारी का विरोध चमारों ने ही शुरू कर दिया। विरोध का कारण यही था कि लच्छी राम पूरी तरह राम सिंह के हाथ की कठपुतली रहेगा। राम सिंह ने लच्छी राम को बुलाया और फुसलाया, देख लच्छी, हमने तो गांव का प्रधान तुम्हें बनाया है। सुना है तेरे चमार ही तेरा विरोध कर रहे हैं, पर तो उनसे डर कर बैठ मत जाना। मैं पूरी तरह तेरे साथ हूं। तू कहीं बैठ गया तो हमारी नाक की कट जाएगी। याद रखना, तो चमारों का नहीं हमारा कैंडिडेट है। लच्छी राम गदगद हो गया। उसकी महत्वाकांक्षा भी जाग चुकी थी। बेचिंता रहो प्रधान जी, जब तुम हमारे साथ हो तो हमें कौन सी चिंता है। किसने कहा? ये लच्छी राम ने कहा है साहब। मैं कोई के डरते तो थोड़े बैठूंगा। मैं काहे ससुर ते कम हूं का, मैं काहे को दियो खाऊं का। लच्छी पूरे जोश और तेज में था। उसे चमारों पर भी गुस्सा आ रहा था। उधर फगना वगैरह का कहना था कि इस टलवा को कैसे प्रधान बन जाने दें, ये तो राम सिंह की ही गुलामी करेगा। पहले तो चमारों ने लच्छी राम को समझाया कि वह प्रधान बनने का सपना छोड़ दें। ये राम सिंह उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा, पर लच्छी तो अपने आप को प्रधान ही समझने लग गया था। राम सिंह ने उस पर नशा चढ़ा दिया और वह हवा में उड़ने लगा। बीच बीच में राम सिंह उसे बुलाकर आश्वस्त कर देता था। फगना वगैरह को उसका प्रधान बनना कतई गवारा नहीं था। इसलिए दूसरा काम उन्होंने यह किया कि इतवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। भूमिहीन मजदूर किसान जरूर लच्छी राम का समर्थन कर रहे थे, पर एक तो इनकी संख्या बहुत कम थी, दूसरे आर्थिक आधार कमजोर होने के कारण इनकी आवाज में दम नहीं था। पर असल दुर्घटना यह हुई कि चुनाव से पहले ही चमार दो वर्गों में बंट गए। उनमें से ही प्रधान पद के दो उम्मीदवार हो गए। लच्छी राम किसी भी कीमत पर चुनाव मैदान से हटने को तैयार नहीं हुआ। राम सिंह ने उसे बराबर उकसाए रखा। ये तो कंटिन्यू राम सिंह कर रहा है भाई, कंटिन्यू राम सिंह कर रहा है। देखो आप, पांचवा आ जाता है अब फलागम। अब रिजल्ट मिलेगा, फलागम मतलब रिजल्ट मिलेगा लास्ट में। तो यहां से पढ़ते हैं अब पांचवा नंबर का जो पांचवा चरण है, फलागम, रिजल्ट प्राप्त होगा अब इस कहानी का। अब कहानी में कुछ नहीं रह जाता। चुनाव से पहले नामांकन पत्र दाखिल करने वाले दिन लच्छी राम और इतवारी ने पर्चे भरे। चुपके से राम सिंह के बेटे नाहर सिंह का भी पर्चा भी भरवा दिया गया। देखो आप, लच्छी राम, इतवारी और नाहर सिंह ने पर्चा भरवा दिया गया। जब नाम वापस लेने का समय निकल गया तो चुनाव अधिकारी ने 3 उम्मीदवारों के नाम सूचना पट पर लगवा दिए। एक तो इतवारी लाल, नाहर सिंह और लच्छी राम, तीनों के सूचना पट पर नाम लगाए थे। आप इनको ध्यान रखना, लिखना, इतवारी लाल, नाहर सिंह और लच्छी राम। चमारों में ये बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अब उनका एक होना संभव नहीं था, इसलिए उनके मतों का समीकरण गड़बड़ा गया। चुनाव, अगला पॉइंट यहां पर आता है, उनके मतों का समीकरण गड़बड़ा जाता है ना। चुनाव परिणाम कतई अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि जो खेल खेला गया था उसमें नाहर सिंह ही जीत सकता था। और ये किसका था? राम सिंह का बेटा था। नाहर सिंह ही जीत सकता था और यही हुआ। पर यह भी तो अंतिम चुनाव नहीं था।
और रामनेर में समतावादी समाज की स्थापना का सिलसिला जारी था। सिलसिला तो जारी रहना चाहिए। आज़ादी से पहले केसरी सिंह रामनेर का मुखिया था। आज़ादी के बाद पुत्र राम सिंह 3 बार रामनेर गांव का प्रधान चुना गया था। ये गजब बात। आज़ादी के पहले केसरी सिंह रामनेर का मुखिया था, उसके बाद में राम सिंह 3 बार रामनेर का प्रधान चुना गया, फिर राम सिंह का पुत्र नाहर सिंह प्रधान पद पर चुनाव जीत गया। मतलब कुल मिला के बात ये पट्टा सेब हुआ ही नहीं। मतलब इनका जो खानदानी जो चला आ रहा था ना, वो खत्म ही नहीं हुआ भाई। ठीक है, तो ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, न इस नाटक का पट्टा सेब नहीं होगा, तभी तो ये समाज बदलेगा। अब धीरे धीरे ये चलती रही, समाज बदलेगा बदलेगा बदलेगा, ऐसा महसूस होते लगा। पट्टा सेब नहीं होगा कहानी के प्रमुख कथन कौन कौन से हैं? अब देखो यहां पर मैंने एक एक कथन लिख दिया है, एक एक कथन एक एक नोट्स के रूप में लिख दिया है। अब आप सोचो, पूरी कहानी का सार निचोड़ के रख दिया, पूरी कहानी का सार, एक एक कथन किसने कहा किसने कहा किसने कहा। लिख लेना इन कथनों को, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, ठीक है भाई, इन कथनों को लिख लेना, नहीं तो फिर कहोगे कि सर लिखा नहीं है। यहां से पढ़ते हैं, ये कथन आता है। सबसे पहला कथन, भाइयों बोलो तुम लोग अपना प्रधान किसे चुनना चाहते हो? मेरी तो तुम लोगों से एक ही अर्ज है कि प्रधान और पंचों का चुनाव सब लोग मिलजुल कर लो, ताकि गांव में आपसी प्यार बना रहे। मुखिया केसरी सिंह ने ग्राम सभा में ये कहा था। आपसी प्यार बना रहे, वो मुखिया थे केसरी सिंह ने ये बात कही। ठीक है, केसरी सिंह ऐसे भी लिखा आ सकता है भैया, फिर मत कहना कि ऐसा आ गया वैसा आ गया, केसरी सिंह ऐसे भी आ सकता है। अगला पॉइंट आता है दूसरे नंबर पर, दूसरा कथन, भाई मुखिया हमारो तो ख्याल है कि यह प्रधानी ये तुम ही समारो। किसने कहा? सुमेरा पंडित ने मुखिया से कहा था। किसने कहा था? सुमेरा पंडित ने मुखिया से कहा। टॉप, एकदम एकदम तुम्हें जो है ना पकवान खिला रहा हूं मैं, पकवान दे रहा हूं, सोच लेना तुम लोग। फिर आगे, ना भाई पंडित जी अब अपने बुढ़ियात में यह झंझट मोल नहीं लेना चाहता। ये किसने कहा? मुखिया ने कहा था। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आता है, चौथा कथन आता है, तो मुखिया ऐसा करो कि यह प्रधानी की पागे अपने छोरा राम सिंह के सिर पर दयो। ये काम तो मुखिया तुम्हारे हाथन से होना ही चाहिए। तो सुमेरा पंडित ने कहा, किससे? मुखिया ने। मुखिया से कहा किसने? सुमेरा पंडित ने कहा। तो ये 4 कथन तो हो चुके हैं, इन कथनों को लिख लेना तुम लोग। मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, एक एक कथन निकाल करके आप लोगों को बता रहा हूं मैं, फिर मत कहना कि यार मजा नहीं आया। अगला कथन यहां पर आता है, यहां पर अगला कथन है, फगना अगर तुम सारे चमारों को ये कर लो तो प्रधानी चुनाव आसानी से जीत सकते हो। तुम इन बामन ठाकुरों से किस मामले में कम हो? हम लोग खुलकर तुम्हारा साथ देंगे। किसने कहा था? बलबीर और महेंद्र ने फगना से कहा था। याद करना, ये कथन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो वीआईपी। भाई तुम लोग ये क्या जुल्म कर रहे हो? ऐसा किसने कहा? मुखिया का कथन है, बलवीर और महेंद्र से कहा था। भाई तुम लोग बहुत जुल्म कर रहे हो, ये क्या जुल्म कर रहे हो? मुखिया ने किससे कहा? बलवीर और महेंद्र से ये बात कही थी साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला कथन आता है यहाँ पर। कथन सारे ये एक भी बार नहीं छोड़ूंगा, पूरा पूरा एक एक चीज निचोड़ के रख दूंगा तुम्हारे सामने। ठीक है ना, पूरे के पूरे कथन है। यहां से देखो, जुल्म तो बाबा आप करते आ रहे हैं, हम लोग तो गांव में चेतना जगाना चाहते हैं ताकि लोग अपने हक की लड़ाई लड़ सके। किसने कहा? बलवीर का कथन है मुखिया के साथ। अगला पॉइंट है, तो भैया ससुर चमारिन चांद पे बैठाए तो जुल्म बंद हो जाए। सुमेरा पंडित ने ये बात कही। तो भैया ससुर चमारे नहीं चांद पे बैठा रहे तो जुल्म बंद हो जाएगा का? किसने कहा? सुमेरा पंडित ने कहा। चांद पर कौन किसे बिठाता है ये तो सम्मानता जमाना जानता है। महेंद्र ने सुमेरा पंडित से कहा। तो जाओ चमारन में ही मिल जाओ। किसने कहा? सुमेरा पंडित ने महेंद्र से कहा। कोई काम तो बताओ, कहो तो एक प्लाट अलॉट कर दूं। राम सिंह ने महेंद्र से कहा था। कोई काम तो बताओ तुम, कोई काम तो बताओ, कहो तो एक प्लॉट अलॉट कर दूं। राम सिंह ने किससे कहा? महेंद्र से कहा था। अगला पॉइंट है, भाई तुम लोग हमारी बात मान जाओ तो अच्छा है, वरना सुन लो चुनाव तो राम सिंह ही जीतेगा। मुखिया ने बलवीर और महेंद्र से ये बात कही थी। ठीक है, मुखिया ने बलवीर और महेंद्र से ये बात कही थी साथियों। ठीक है, अब आगे
ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको मैंने डार्क किया हुआ है। आप लोग भी थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके मेरे मित्रों इनको देखना, इनको लिखना। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या लैया भैया के तुम बामन के बेटा हो, उन नहीं था तुम जैसे टका में 50 मिले हैं, पृथ्वी सिंह ने महेंद्र से कहा था। तो लिख ले मामा, प्रधान तो या गांव का राम सिंह ही बनेगा, ऐसा बन्नी ठाकुर कहता है बलवीर से। प्रधान जी कहो तो इन दोनों ने चुनाव का नतीजा हम अभी बता दें, ऐसा दयाराम का कथन है। मुखिया जी हम तुम ही लोगन की दही रोटी खाएं, पर रहनो तो हमें चमारन में ही है। हम वोट तो प्रधान जी ही देंगे, पर हमें चुप ही रहने दो, बदले का कथन है ये। ठीक है, कथन तो सारे इसमें आ रहे हैं भाई, कथन तो एक एक कथन आ गया, यूँ मान लो तुम, कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है। फिर आगे है, मुखिया जी तुम निष्खातर रहो, कोई दगा नहीं होएगी, बदले का कथन है। कहीं धोखो मत दे जाइयो, ससुरो जात का सवाल है, हर ज्ञान कहता है ये बात उससे। ठीक है, हम लोग अभी निराश नहीं हुए हैं, ये कोई आखिरी चुनाव तो है ही नहीं। ऐसा किसने कहा? महेंद्र ने राम सिंह से कहा। भैया ये राग तो तुम्हारा ही छेड़ा हुआ है, अब तुम ही आकर पार लगाओ, अब की बेर पहले जैसा धोखा नहीं होगा। फगना कहता है किससे? बलवीर और महेंद्र से कहता है। आगे है, सिंह साहब जैसे भी हो चुनाव में जीत मेरी होनी चाहिए, वरना हमारी नाक कट जाएगी, इन चमट्टों के सामने निकलने लायक भी नहीं रहेंगे। ऐसा राम सिंह ने चुनाव अधिकारी किससे कहा? रणवीर सिंह से कहा था। ठीक है, जब बात ठाकरों की इज्जत की ही है तो क्यों चिंता करते हो प्रधान जी, ऐसा किसने कहा? चुनाव अधिकारी रणवीर सिंह ने राम सिंह से ऐसा कहा है। ठीक है मित्रों, और देखिए अब आगे बात करेंगे। अगला कथन आता है, सिंह साहब यो तो सरासर अन्यायी है कि हमारी सब औरतन के वोट पहले परे है। तो फगना ने चुनाव अधिकारी रणवीर सिंह से कहा था। अगला कथन आता है, गांव को अमन चैन प्रधान जी तुमने ही खोयो है, अब सब मिटिया मेट कर रास्ता हमें पूछ रहे हो। फगना ने किससे कहा? राम सिंह से कहा। फिर आगे बात आती है, प्रधान तो तुम ही रहोगे, या में कहा विचार करनो है, ऐसा भीमा कहता है। फिर आगे, अजी सब देख लेंगे, तुम तो नहार ये तैयार करो, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, ऐसा बिहारी कहता है। अगर काहे चमार प्रधान बन जाए रहे तो मोए कहा ऐतराज है, फगना ये बात कहता है। चो भाई फगना तू बता, फिरदान जी काहे जाटो भाई ये प्रधान बनाए दे तो तुम्हें कोई ऐतराज है, चन्नी बाबू ऐसा कहते हैं, या चुन्नी बाबू। ऐसी घोषणा ससुरी धरी पा दे, होएगो तो वही जो तुम चाहते हो, तुम जानो हो कि या ससुर लच्छी ये चमार ये प्रधान न बनन देंगे। हर ज्ञान ने राम सिंह से कहा था ये बात कि भैया काम तो तेरा ही चलेगा। हर ज्ञान राम सिंह से कहता है कि तू उसे प्रधान बनने नहीं देगा। हर ज्ञान इस बात को समझ गया था, हर ज्ञान इस बात को क्या हो गया था? समझ गया था साथियों। तो मित्रों हम लोगों ने पूरी कहानी को पढ़ा। पूरी कहानी पढ़ने के बाद में हमने पूरी कहानी का पहले सार पढ़ा, पहले राइटर के बारे में पढ़ा, फिर उसका पूरा सार पढ़ा, फिर उसके बाद में फुल कहानी पढ़ी, फिर उसके मुख्य कथनों को पढ़ा, किसने किसने क्या क्या कहा। उसके बाद में अब हम आते हैं प्रश्नों के ऊपर, और अब इसके हम करते हैं प्रश्न। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, पट्टा सेप नहीं होगा। पहला प्रश्न है, पट्टा सेप नहीं होगा कहानी में अनंत चुनाव कौन जीत जाता है? तो राम सिंह यहाँ पर इतवारी लाल और नहार सिंह लच्छी राम। तो कौन जीतता है? नहार सिंह। यानी कि पट्टा सेप नहीं होगा कहानी में अनंत चुनाव, यानी कि जो लास्ट का चुनाव है कौन जीत जाता है? नहार सिंह जीत जाता है। ये क्वेश्चन आता है भैया, कौन जीत जाता है? नहार सिंह। अगला प्रश्न है, फगना आदि को लच्छी राम का प्रधान बनना क्यों गवारा नहीं था, क्यों अच्छा नहीं लगा था? तो लच्छी राम स्वयं प्रधान नहीं बनना चाहता था, वह अपने जाति वालों से मन ही मन विदेश रखता था। उन्हें आशंका थी कि वह राम सिंह के हाथ की कठपुतली बन जाएगा, ऐसा उनको आशंका लग रही थी। वह अनपढ़ और बहुत भोला था, तो उन्हें आशंका थी कि वह राम सिंह के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। ऐसा फगना को लच्छी राम के ऊपर शक था, क्योंकि वो आगे जाकर के वो राम सिंह की क्या बन जाएगा? कठपुतली बन जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा मेरे मित्रों, इसमें जो ऑप्शन राइट होगा
वो होगा साथियों तीसरे नंबर का प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, और ऑप्शन जो राइट है इसके अंदर तीसरा, ठीक है, दूसरे प्रश्न का तीसरा ऑप्शन राइट होगा। तीसरा क्वेश्चन है, कहानीकार हेतु भारद्वाज की पुरस्कृत कृति कौन सी है? तो हेतु भारद्वाज की जो पुरस्कृत कृति थी उसका नाम था जमीन से हटकर। क्या नाम था? जमीन से हटकर। अगला प्रश्न आता है यहां पर, पट्टा सेप नहीं होगा। ये यहां पर पट्टा सेप है भैया, पट्टा सेप, इस तरह से पट्टा सेप नहीं होगा। कहानी की मूल संवेदना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? सामाजिक विकृतियों और मूल्यहीनता का नाटक है। प्रजातंत्र की आड़ में सत्ता लोलुपता का नाटक है। ये वाला ऑप्शन इसमें आएगा। प्रजातंत्र की आड़ में सत्ता लोलुपता का ये नाटक हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। बहुत खतरनाक नाटक, नाटक क्या कहानी है, नाटक के रूप में कभी इसमें कभी क्या होता है कभी क्या नहीं होता है, ऐसी चीज़ें चल रही है। ठीक है, पांचवा प्रश्न आता है। पांचवें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं मित्रों। पांचवा प्रश्न है, पट्टा सेप नहीं होगा, कहानी की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? ये यूं कहता है कौन सी नहीं है। तो यह एक गांव की कहानी है। इस कहानी में कोई पात्र नहीं है। इस कहानी में स्वतंत्रता से पूर्व के शोषित गांव का चित्रण है। ये एक नाट्य शिल्प में रचित कहानी है। तो यहाँ पर ये दोनों ये भैया, ठीक है ना, तो तीनों तो इसमें है, लेकिन ये स वाला ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। इस कहानी में स्वतंत्रता से पूर्व शोषित गांव का, अरे बाद में शोषण हो रहा है उसका, तो पूर्व वाली बात नहीं है। ठीक है, छठे नंबर का, पट्टा सेप नहीं होगा कहानी में कितने चुनावी नाटकों को चित्रण किया गया है? कितने चुनावी नाटकों को चित्रण किया गया है? 4 चुनावी नाटकों का चित्रण किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 7वां प्रश्न आता है अब यहां पर। तो 7वां प्रश्न क्या कहता है? भाइयों, 7वां प्रश्न कह रहा है, भाइयों बोलो तुम लोग अपना प्रधान किसे चुनना चाहते हो? मेरी तो तुम लोगों में से एक भी अर्ज है, प्रधान और पंचों का चुनाव सब लोग मिलजुल कर लो ताकि गांव में आपसी प्यार बना रहे। ये कथन किसका है? ये कथन आप सब समझ रहे होंगे, केसरी सिंह का ये कथन था, जो मुखिया था वहां का। किसका था? मुखिया था उस गांव का, सुमेर सिंह। ठीक है ना, केसरी सिंह का ये कथन था। तो इसको याद करना, अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है भाई। क्या हो सकता है? पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, और 8वें नंबर का प्रश्न है, समतावादी समाज की स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम क्या था? गांव में डाकखाना खुलना, गांव में पाठशाला खुलना। ठीक है, इसके बाद में 2 चमारों को पंच चुनना, राम सिंह को निर्विरोध प्रधान चुनना। 2 चमारों का पंच चुनना, समतावादी बात आ रही थी। अगला प्रश्न है, ठाकुर के बेटे का क्या नाम था? तो ठाकुर के बेटे का नाम सबको पता है, राम सिंह था। मुखिया के अनुसार गांव का नाम, मुखिया के अनुसार गांव का नाम पंडित नेहरू तक क्यों गया था? क्यों गया था? क्योंकि वहां पर निर्विरोध चुनाव लड़ा गया था। क्या? ये स ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, गांव में निर्विरोध प्रधान का चुनाव होने के कारण। मित्रों, पूरी कोशिश, पूरी जान लगा रहा हूं आप लोगों के लिए। आपका कमेंट, आपका लाइक और आपका शेयर और आपका सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत बहुत उत्साहित करता है साथियों। तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूं साथियों, और इसी तरह मैं आपके साथ मेहनत करता रहूँगा। टेस्ट सीरीज 2nd ग्रेड की जरूर ज्वाइन कीजिए। ऐप का लिंक मैंने दिया हुआ है, ज़्यादा पैसे की नहीं है साथियों। जब आप टेस्ट दोगे तो वाकई में लगेगा बहुत मेहनत से टेस्ट बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है, पर जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं उनके टेस्ट लेते हो आप लोग, ज़्यादा महंगे वाले। साथियों, मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो छोटे लोग होते हैं ना, वो बहुत मेहनत करते हैं। उनको पता होता है कि हम मेहनत नहीं करेंगे तो टिकेंगे नहीं, लेकिन जिनके नाम चल जाते हैं ना, उनका हर कोई साथ देता है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। बस इसी वजह से मैं साथियों आगे बढ़ता हूं और हमेशा खड़ा रहता हूं हर किसी बंदे के साथ। हर स्टूडेंट के कमेंट का जवाब देता हूं मैं, आपने देखा होगा इस बात के लिए, और यही मेरी सबसे खासियत है। हर स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट का फ़ोन आता है, मैं उठाता हूँ, उसको संतुष्ट करता हूँ। आज भी मैंने कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट को जो है ना हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र 2nd ग्रेड के नोट्स भेजे हैं। देखो आप, इतने लोगों ने विश्वास दिखाया। आज के एक दिन की बात बताओ, और कम से कम साथियों 15 से 20 लोगों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है, 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज ऐप से।
परिणाम के नाम से टेस्ट सीरीज है। सोचो तो विश्वास स्टूडेंट दिखा रहा है, और किसी का आज तक फर्स्ट ग्रेड में जिन्होंने नोट्स मंगवाए हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, किसी भी स्टूडेंट का मेरे पास नेगेटिव ये नहीं आया कि सर आपके इसमें से नहीं बैठे क्वेश्चन। ये मैं यही दिल खोल के आपसे बात करता हूँ, और यही विश्वास मुझे हमेशा आपके साथ जागृत रहने के लिए लालायित करता है कि मैं स्टूडेंट के साथ कभी धोखा नहीं होने दूंगा, न धोखा दूंगा। ये हमेशा मैं मोटिवेशन आपको देता रहूँगा साथ। अगला प्रश्न आता है मेरे मित्रों, अगला प्रश्न है 11 नंबर का। रामनेर गांव में किस जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी? तो चमारों की जनसंख्या थी। रामनेर गांव की स्कूल की इमारत किसने बनवाई थी साथियों? तो वो किसने बनवाई थी? राम सिंह ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है, गांव की स्कूल में किसने अपने किसी गुर्गे को नियुक्त करवा दिया था? किसे नियुक्त करवाया था उसने? महेंद्र, राम सिंह, फगना या बलवीर? गांव की स्कूल में किसने अपने गुर्गे को नियुक्त कर दिया? किसने, ये किसने बात कर रहा है ना, किसने करवा दिया? तो राम सिंह, दयाराम को करवाया था ना, किसने करवाया? राम सिंह ने। देखो साथियों, मैं 4 ऑप्शन नहीं पढ़ता। 4 ऑप्शन पढ़ने से मतलब क्या है? हमें तो आंसर देना है ना डायरेक्ट, क्यों टाइम खराब करें भाई? हाँ बच्चों आंसर दो बच्चों, अरे ये सब टाइम खराब करने वाली बात है। बताओ बच्चों, कमेंट करो बच्चों, कौन सा ऑप्शन आएगा राइट? ये टाइम खराब करने वाली बात है, मत उलझो ऐसी जगह पर, कहीं भी उलझने की जरूरत नहीं है। मैं सटीक पढ़ा रहा हूँ, एकदम बिना टाइम को खराब किए पढ़ा रहा हूँ। आपसे वादा किया है मैंने, 1 महीने में हिंदी का कोर्स पूरा करा दूंगा, और जो मेरे से जुड़े हैं ना, मैं दिल से बता रहा हूँ, उनका सिलेक्शन होके रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलिए 14 नंबर का प्रश्न आता है। गांव में सरकारी विद्यालय होने पर भी गांव के बच्चे शिक्षा में पिछड़ी क्यों थे? क्यों थे भाई गांव के बच्चे सरकारी विद्यालय होने पर भी शिक्षा में पिछड़ी क्यों थे? उसके पीछे रीजन क्या है? बच्चे विद्यालय आते ही नहीं थे, गांव वालों के बच्चों को पढ़ाने में कोई रुचि नहीं थी, गांव के बच्चों का स्तर बहुत ही निम्न था, अध्यापक दयाराम पढ़ाने के बजाय पिटाई अधिक करता था। ये सबसे खतरनाक वाली बात यहाँ पर हो रही है, वो पीटता था बेचारों को। 15 नंबर का प्रश्न है, गांव में बदलाव की शुरुआत किसने करी थी? तो गांव में बदलाव की जो शुरुआत करी थी साथियों, बलवीर और महेंद्र के द्वारा की गई थी। ये आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो। किसके द्वारा की गई थी? बलवीर और महेंद्र के द्वारा गांव में बदलाव की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न आता है। 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मित्रों? महेंद्र और बलवीर किस जाति के थे? तो महेंद्र और जो बलवीर थे साथियों, वो ब्राह्मण जाति के थे। याद रखना, ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। महेंद्र और बलवीर किस जाति के थे? ब्राह्मण जाति के। 17 नंबर का प्रश्न है, गांव का कौन सा पात्र बहुत स्वाभिमानी था तथा मुखिया से दबता नहीं था? वो कौन था? आप सबको पता है कि वो बलवीर और महेंद्र और बलवीर का जो पिता है, या बलवीर को मान लो या बलवीर का पिता, वो कभी दबा ही नहीं है। 18 नंबर का, गांव के पास नहर के किनारे किसकी लाश मिली थी? ये एक सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। महेंद्र और बलवीर के पिता की लाश मिली थी, ये पढ़ा है हमने अंदर, और आसानी से आप लोग देखो, पढ़ने के बाद में आसानी से हम आंसर दे सकते हैं, कोई भी इसमें संशय नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न 19 नंबर का ये रहा प्रश्न आप लोगों के लिए। 18 हो गया, 19 नंबर का ये प्रश्न है, महेंद्र और बलवीर के मन में मुखिया के प्रति आक्रोश क्यों था? महेंद्र और बलवीर के मुखिया के प्रति आक्रोशित क्यों थे वो? क्योंकि मुखिया ने इसके पिता को जमीन से बेदखल कर दिया था, इसलिए वो आक्रोशित थे। 20वां प्रश्न है, महेंद्र और बलवीर को किसने और कहां पढ़ाया था? तो उनके मामा ने दिल्ली में पढ़ाया था। उनके मामा ने कहां पढ़ाया था? दिल्ली में पढ़ाया था साहब। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर का प्रश्न आता है, पढ़ाई पूरी करने के बाद महेंद्र और बलवीर क्या काम करते थे? क्या काम करते थे बेचारे? चपरासी बन गए थे वो, जैसे तैसे। क्या बन गए थे? स्कूल में क्या बन गए थे? नहीं, सरकारी ऑफिस में चपरासी बन गए थे। ठीक है भाई, कहाँ बन गए थे चपरासी? सरकारी ऑफिस में चपरासी बन गए थे। तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, पट्टा सेप नहीं होगा कहानी सर्वप्रथम कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? मैंने बोला था ना आपको, देखो ये क्वेश्चन आएगा, मैंने पढ़ाया था उस समय, बोला था कि ये कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, फरवरी 1990 में।
याद कर लेना। फरवरी 1990 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी साथियों। याद हो जाएगा, कोई शक नहीं है इन इसमें। अगला प्रश्न आता है 23 नंबर का, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। और 23 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, पट्टा सेप नहीं होगा कहानी कब लिखी गई थी? तो ये 1990 में लिखी गई थी। 24 नंबर का प्रश्न, पट्टा सेप नहीं होगा कहानी की पुस्तक के रूप में प्रकाशन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। पुस्तक के रूप में प्रकाशित 1991 में। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस कहानी में सामाजिक विषमता और जाति व वर्ग भेद का चित्रण किया गया है? तो पट्टा सेप नहीं होगा। इस कहानी में सामाजिक विषमता के ऊपर, जाति के ऊपर, वर्ग भेद का चित्रण किया गया है। याद रखना 25 नंबर के प्रश्न को, ठीक है ना साथियों। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मेरे से गलत लग जाता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हम उसे सुधार सकें। किसी का क्वेश्चन गलत ना हो। देखो, मैं भी एक मानव, एक इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट करके बता दीजिएगा सर इसमें ये आंसर आएगा। कोई भी इसमें डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न हो चुका है। अगला है 26 नंबर का, हेतु भारद्वाज का मूल नाम क्या था? हेतु भारद्वाज का मूल नाम क्या था साथियों? ये होतीलाल भारद्वाज। क्या नाम था? होतीलाल भारद्वाज। 27 नंबर, पट्टा सेप नहीं होगा कहानी में जिस रामनेर गांव का चित्रण किया गया है वह कहाँ है? वो कहाँ है? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में वो है साथियों, ठीक है। हमने पढ़ाई है ये, तो इसमें तो कोई संशय वाली बात नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, हेतु भारद्वाज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हेतु भारद्वाज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 15 जनवरी 1937 को रामनेर बुलंदशहर में हुआ था साथियों, हमने पढ़ा था। 29 नंबर का, हेतु भारद्वाज को राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था साथियों? तो 1960 में और 1993 में मिला था। देखो, राइटर से संबंधित प्रश्न भी आते हैं तो आप लोग प्लीज इनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आजादी से पहले रामनेर गांव का मुखिया कौन बना हुआ था? तो आजादी से पहले कौन बना हुआ था? ठाकुर केसरी सिंह बना हुआ था। पढ़ा है हम लोगों ने, कोई संशय इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। तो ठाकुर केसरी सिंह बना हुआ था साथियों। अगला 31 नंबर का प्रश्न आता है और 31 नंबर का प्रश्न इतना बढ़िया प्रश्न है। देखो आप, गांव में मुखिया के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? तो कौन कौन थे? ब्राह्मण थे मुखिया के प्रमुख सहयोगी। 32 नंबर, अगर चमारों को संगठित कर दिया जाए तो मुखिया के आतंक से गांव को मुक्ति मिल सकती है। ये बात कौन जानता था? ये बात कौन जानता था? महेंद्र और बलबीर इस बात को जानते थे। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 33 नंबर, फगना को किसने चुनाव लड़ने के लिए मना किया था? महेंद्र और बलबीर ने, मुखिया और ठाकुर ने। किसने किया था? मुखिया और ठाकुर ने मना किया था फगना को मत लड़ तू, ठीक है। 34 नंबर का प्रश्न है, प्रधान के चुनाव में फगना की हार क्यों हुई थी? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, हम लोग इसको जानते हैं। देखो, प्रधान के चुनाव में फगना की हार क्यों हुई थी? क्यों हुई थी? क्योंकि चमारों के आपसी फूट के कारण। यही सबसे बड़ा कारण था, चमारों की आपसी फूट के कारण वो हार गया बेचारा, ठीक है। 35 नंबर, फगना चमार को गांव प्रधान के चुनाव में किसने हाथों पराजित होना पड़ा था? गांव के प्रधान लच्छी राम, मुखिया के पुत्र राम सिंह, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें। मुखिया के पुत्र राम सिंह से उसे चुनाव हारना पड़ा था। 36 नंबर है, तुम्हारे लिए तो आखिरी ही समझो, ये कथन किसने किससे कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट VIP क्वेश्चन है। तुम्हारे लिए तो आखिरी ही समझो, ये कथन किसने किससे कहा था? ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। दयाराम ने साथियों महेंद्र और बलवीर से कहा था। दयाराम ने महेंद्र और बलवीर से यह कथन कहा है, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं। अब 37 नंबर का प्रश्न आता है, चुनाव के बाद गांव में किस प्रकार का माहौल बन गया था? जातिवादी और परस्पर घृणा का माहौल बन गया था। जातिवादी और परस्पर घृणा का माहौल बन गया था, ये हमने पढ़ा भी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत प्यारे प्रश्न हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, वादा करता हूँ साथियों, साथ न छोड़ूंगा तुम्हारा, तुम्हारा साथ मुझे मिलना चाहिए। संघर्ष करेंगे, संघर्ष से सफलता तक पहुँचेंगे। और साथियों, जब आप का सिलेक्शन हो तो एक बार ज़रूर थोड़ा सा कॉल ज़रूर कर देना कि सर आपने पढ़ाया और इससे में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे दिल मेरा खुश हो जाएगा।
38 नंबर का प्रश्न है मित्रों, 38 नंबर का, संविधान के अनुसार पंचायत के चुनाव कितने वर्षों में होने चाहिए थे? तो 3 वर्ष में होने चाहिए थे। गांव में चुनाव क्यों टलते रहे? गांव में चुनाव टलने के पीछे क्या रीजन था? बाढ़, भूकंप, ये कारण रीजन था। प्रथम बार चुनाव जीतने के बाद राम सिंह कितने वर्षों तक प्रधान के पद पर रहा? वो 7 वर्षों तक प्रधान के पद पर रहा था। सोचो आप, कितने वर्षों तक? 7 वर्ष। एक बार देखो, मैंने जो कहानी पढ़ाई है ना, अब वो बहुत अच्छे से पढ़ाई है, आप उसको सुनोगे ना, उसको देखोगे, समझोगे, तो भी ये क्वेश्चन आ जाएंगे। कोई परेशानी इसमें होने वाली नहीं है, सोच लेना तुम लोग, ठीक है। 41 नंबर के प्रश्न पर आ गए हम लोग। 41 नंबर का प्रश्न है, पंचायत के पैसों से राम सिंह ने किस गांव का विकास किया था? स्वयं का। अरे किसका विकास करेगा वो? स्वयं का ही विकास किया था उसने। किसका विकास किया था उसने? स्वयं का ही विकास किया था भाई, उसने स्वयं का ही। 42 नंबर, दूसरी बार चुनाव की घोषणा होने पर फगना किसके पास और कहाँ गया था? तो बलबीर और महेंद्र के पास दिल्ली गया था ये, ठीक है। 43 नंबर का, महेंद्र और बलबीर ने प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए किसे तैयार किया था? किसे तैयार किया था? फगना को तैयार किया था साथियों। किसको तैयार किया था? फगना को तैयार किया था भाई। अब 44 नंबर का प्रश्न आ जाता है, और 44 नंबर का प्रश्न क्या कहता है सुनिए। 44 नंबर का प्रश्न कहता है, महेंद्र और बलबीर गांव में चुनाव से कितने समय पहले आने के लिए मान गए थे? तो 1 सप्ताह पहले, 1 सप्ताह पहले आने के लिए माने थे। देखो बन रहे हैं ना क्वेश्चन, उन्हीं से तो क्वेश्चन बन रहे, कहां जाएंगे। 45 नंबर का प्रश्न है, मुखिया की मृत्यु के बाद कौन निरंकुश हो गया था? मुखिया का बेटा राम सिंह निरंकुश हो गया था। 46 नंबर का प्रश्न है, चुनाव के समय किसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था? तो बाहर रहने वाले सभी चमारों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। स ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, पोलिंग पार्टी में चुनाव अधिकारी किस जाति का था? वो किस जाति का था? नहीं, ठाकुर जाति का ही था साथियों, ब्राह्मणों का नहीं था, वो ठाकुर जाति का ही था, ठीक है ना। किस जाति का था? ठाकुर जाति का था। हो जाएगा, यहां तक कोई समस्या नहीं है। 48 नंबर का प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं। 48 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राम सिंह ने दूसरी बार प्रधान का चुनाव लगभग कितने वोटों से जीता था? तो लगभग यहां पर जो है साथियों वो 100 वोटों के करीब से वो जीतता है, ठीक है। यहां तक तो कोई समस्या मुझे लग नहीं रही कि समस्या होगी। 48 नंबर का प्रश्न हो चुका है। 49 नंबर पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 49 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चुनाव के खिलाफ अदालत में रिट किसने लगाई थी? फगना ने लगाई थी साथियों। ये रिट किसने लगाई थी? फगना ने लगाई थी। 50 नंबर का, राम सिंह द्वारा चुनाव लड़ने से मना करने पर किसका नाम सुझाया गया था? किसका नाम सुझाया गया था? लच्छी राम चमार का नाम सुझाया गया था। 51, लच्छी राम का प्रधान के लिए नाम सुनकर चमार पहले खुश हुए पर बाद में निराश हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि लच्छी राम अपराध प्रवृत्ति का नहीं, क्योंकि लच्छी राम अनेक लोगों नहीं, क्योंकि वह राम सिंह का ही विश्वस्त व्यक्ति था। तो यहां पर सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसलिए वो बेचारे परेशान हो जाते हैं सारे चमार होते हुए भी। यहां पर 52 नंबर का प्रश्न आता है और क्या कहता है, प्रधान के चुनाव में लच्छी राम का जोश दुगना क्यों हो गया था? क्यों दुगना हो गया था भाई? क्योंकि उसे राम सिंह का सपोर्ट था, इसलिए उसका दोष दुगना हो गया। 53, राम सिंह के बेटे का क्या नाम था? तो राम सिंह के बेटे का नाम था नाहर सिंह। क्या नाम था? नाहर सिंह था। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न आ गया भैया। तो 54 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये प्रश्न क्या कहता है, लच्छी राम के अलावा राम सिंह ने प्रधान के चुनाव के लिए किसका पर्चा दाखिल करवा दिया था? अपने बेटे नाहर सिंह का। अपने बेटे नाहर सिंह का पर्चा भी उसने डलवा दिया। अगला प्रश्न है, लच्छी राम के अलावा चुनाव में अन्य उम्मीदवार कौन कौन से थे? नाहर सिंह और इतवारी चमार। नाहर सिंह और इतवारी चमार उसमें थे। 56 नंबर का प्रश्न है, लच्छी राम की हार का कारण क्या था? क्या कारण था लच्छी राम की हार का? तो कारण था चमारों के वोट 2 भागों में बट गए थे, इसलिए लच्छी राम हारेगा। चमारों के वोट 2 भागों में बट गए थे, इसलिए यहां पर लच्छी राम हार रहा था साथियों, ठीक है।
मित्रों अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना साथियों। अगर कोई लगा ले अपने स्टेटस पर तो हज़ारों लोग देख लेंगे, अच्छा लगेगा साथियों, और तो कुछ नहीं है, बस यही है, और तो क्या चाहिए। 57 नंबर का प्रश्न है, राम सिंह कितनी बार रामनेर गांव का प्रधान चुना गया था? तो साथियों वो 3 बार रामनेर गांव का क्या चुना गया था? प्रधान चुना गया था। 58, राम सिंह के बाद रामनेर गांव का प्रधान किसे चुना गया था? तो उसका बेटा नाहर सिंह को प्रधान चुना गया था। समारोह में तो फूट पड़ी गई थी, वो तो कैसे प्रधान बनेंगे, तो गड़बड़ी है ना उनके, तो मामला सब गड़बड़ी रहा। आपसे फूटी तो खा जाती है यार, और तो क्या, आपसे फूटी खाती है। 59 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, नाम वापस लेने के बाद प्रधान के चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, निम्न में से कौन सा उनमें नहीं है? तो इतवारी लाल तो था, नाहर सिंह भी था, लच्छीराम भी था, लेकिन बलबीर नहीं था। बलबीर और महेंद्र तो अलग थे ना। 60 नंबर का प्रश्न है, अजय सब देख लेंगे, तुम तो नहार ये तैयार करो, कोई ना कोई रास्ता निखारेंगे, ये कथन किसका है? ये कथन बिहारी का है। मैंने सारे कथन आपको बताए थे, किसका कथन है? बिहारी का कथन है। ठीक है ना भाई, किसका कथन है? ये बिहारी का है। आगे बढ़िए। 61 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 61 नंबर का प्रश्न कहता है यहाँ पर, गाम को अमन चैन प्रधान जी तुमने ही खोयो है, अब सब मटिया मेट कर रास्ता हम पूछ रहे हो, ये कथन किसका है? ये कथन फगना का था। 62 नंबर, चौ भाई फगना तू बता, प्रधान जी काहे जाटो भाई हैं, प्रधान बनाए दे तो तुम्हें कोई एतराज है, ये कथन किसका है? ये कथन है साथियों चन्नी का कथन है। ठीक है, कथन कथन आएंगे अब सारे के सारे, किसका कथन है? ये चन्नी का कथन आ जाता है। कथन तो सारे याद करने पड़ेंगे, मैंने एक साथ भी आपको बताए हैं सारे के सारे कथन। ठीक है ना भाई, ध्यान रखना इन बातों का। 63 नंबर का प्रश्न है, सिंह साहब यो तो सरासर अन्यायी है कि हमारी सब औरतन के वोट पहरे पड़ गए, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन किसने कहा? फगना ने, रणवीर, बलबीर ने पुलिस वाले से कहा था साथियों। इसमें मुझे डाउट है थोड़ा सा, आप लोग इस प्रश्न का आंसर मुझे बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। 63 का ऑप्शन आप लोग बताइएगा, थोड़ा मुझे डाउट है यहाँ पर, शायद फगना ने रणवीर से कहा था, ये वाला इसमें ब होगा या द होगा, दोनों में डाउट है मुझे, आप बताना मुझे। ठीक है, अगला 64 नंबर का प्रश्न है, चुनाव अधिकारी का क्या नाम था और वो किस जाति का था? तो चुनाव अधिकारी का नाम रणवीर सिंह था और वो ठाकुर जाति से था। ठीक है, जबान, ये देखो अगला प्रश्न आता है। अब 65 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 65 नंबर का प्रश्न है, जबान संभाल कर बोल वरना अंदर करवा दूंगा, ज्यादा कानून मत झांट, ये किसने किससे कहा था? तो ये रणवीर सिंह ने किससे कहा था? फगना से कहा था बेचारे से। चुनाव अधिकारी था ना रणवीर सिंह, उसने ये बात कही। अगला प्रश्न है, कोई काम तो बताओ, कहा तो एक प्लाट अलॉट कर दूं, ये किसने कहा था? ये नार सिंह ने जो है, राम सिंह ने कहा था महेंद्र से। किसने कहा था? राम सिंह ने महेंद्र से कहा था। ये तगड़े प्रश्न है यार, बहुत तगड़े प्रश्न है भाई, पढ़ लेना, मैं आपको बता रहा हूं इस बात के लिए। बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, वीडियो बार बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। 67 नंबर का, पट्टा सेफ नहीं होगा, रचना किस विधा की है? कहानी विधा की रचना है। ये तो 67 में अ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अ ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अब 68 नंबर के प्रश्न की ओर, और 68 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मेरे मित्रों, वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके देख लेना प्लीज। 68, गांव के किसानों ने स्वयं की जमीन का मालिक बनने के लिए कितने गुना लगान जमा कराई थी? 10 गुना लगान, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 69, पट्टा सेफ नहीं होगा कहानी में किस गांव की कथा का वर्णन किया गया है? रामनेर गांव की कथा का वर्णन है साथियों। 70 नंबर का, आज़ादी के बाद रामनेर गांव में कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं हुआ था? तो कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं हुआ, इसे आप लोग देखिए साथियों। स्कूल खुल गया, बिल्कुल। डाकखाना खुल गया, बिल्कुल। किसान 10 गुना लगान देकर अपनी जमीन के मालिक बन गए थे, ये भी हो गया था। लेकिन ये एक पॉइंट ये है डी वाला, जातिगत वैमनस्य समाप्त नहीं हुआ। आपस में जातिगत भाव, भेदभाव वहां पर बना रहा, ये समाप्त बिल्कुल ही नहीं होता है मित्रों। 71 नंबर का प्रश्न आता है। अब 71 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 71 नंबर का प्रश्न कहता है कि मुखिया ने गांव में सभा क्यों बुलाई थी? गांव में, या गांव है, गांव में सभा क्यों बुलाई थी साथियों?
प्रधान किसे बनाया जाए ये राय जानने के लिए सभा बुलाई थी। 72 नंबर, बूढ़े मुखिया ने प्रधान न बनने के लिए क्या बहाना बनाया था? उसने बहाना बनाया था अपने बुढ़ापे का बहाना बनाया था उसने। फिर अगला यहाँ पर प्रश्न आता है 73 नंबर का प्रश्न है। 73 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? पंडित मित्र के कहने पर गांव की सभा में किसे सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया था? और राम सिंह को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। पंडित मित्र किसका था? राम सिंह का था, तो राम सिंह को चुना गया था। 74 नंबर, पट्टा सेप नहीं होगा कहानी के लेखक कौन है? कहानी के लेखक सबको पता है, डॉक्टर हेतु भारद्वाज हैं। 75, प्रधानी के चुनाव में राम सिंह और फगना के एजेंट क्रमशः कौन थे? दयाराम और पृथ्वी सिंह था, या फिर इतवारी या बन्नी सिंह था? बन्नी और इतवारी ये थे भाई क्रमशः। ठीक है, चुनाव में राम सिंह का तो बन्नी था और फगना का इतवारी था। याद करना, राम सिंह का बन्नी एजेंट था, फगना का इतवारी था। हो जाएगा ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 76 नंबर का प्रश्न है, पट्टा सेप नहीं होगा कहानी में झुमकी कौन है? झुमकी फगना की पत्नी थी। झुमकी कौन थी? फगना की पत्नी थी साथियों। पट्टा सेप नहीं होगा कहानी में झुमकी कौन थी? फगना की पत्नी थी, तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अब 77 नंबर का प्रश्न आता है, पट्टा सेप नहीं होगा कहानी में बिहारी कौन है? बिहारी सुमेरा का क्या था? पोता था। बिहारी कौन था? सुमेरा का पोता था। ठीक है, तो ये सारा की सारी बातें मैंने आप लोगों को समझा दिए। एक एक प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिया है मेरे साथियों, सारे प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। देखो, हमने इस कहानी में सब कुछ पढ़ा है। पहले डॉक्टर हेतु भारद्वाज के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने इस कहानी में पूरा संक्षेप में पढ़ा, पूरी कहानी को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा संक्षिप्त में। फिर उसके बाद में पूरी कहानी को डिटेल में पढ़ा, उसके बाद में इसके पूरे कथनों को समझा, और उसके बाद में साथियों फिर हमने इसके क्वेश्चन भी किए। अब बताओ यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो विश्वास मानिए और विश्वास के साथ पढ़िए। मैंने वादा किया आप लोगों से, मैं आपको जिता के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। साथियों अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य की क्लास, रचनाओं की क्लास, ग्रामर की क्लास, हर क्लास आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो ये पट्टा सेप नहीं होगा डॉक्टर हेतु भारद्वाज की कहानी को आज हम समाप्त करते हैं। और ये कहानी से एक एक प्रश्न मैंने आप लोगों को करवा दिया है, इससे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। साथियों मैं जो कह रहा हूं ना, आप करिए। 99 रुपीज़ में कुछ नहीं बिगड़ता है। मैं टेस्ट सीरीज की बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि पढ़ने के बाद में टेस्ट देना आप लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आपको लगेगा सही वहां पर कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। और इन क्वेश्चनों में से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उसमें लिए हैं, आपको बहुत फायदा होगा उस चीज़ से। ग्रामर के प्रश्न, आप बहुत तगड़े ग्रामर के प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रश्न आप दे करके देखिए टेस्ट। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि 99 रुपीज़ कोई माँ बाप नहीं है, लेकिन अगर आपके वहां से 90% ही क्वेश्चन आ जाए तो उससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो मित्रों निश्चित रूप से हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना चाहते हो, सेकंड ग्रेड काव्य शास्त्र के मंगवाना चाहते हो, या प्रश्न बैंक मंगवाना चाहते हो, या फिर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, तो ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा। और ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। इन सभी की PDF ऐप में ही मिलेगी आपको फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, हर सूचना आपको वहाँ पर प्राप्त होगी। और मित्रों निश्चित रूप से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। इस तरह से ही प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।